हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में पूछा गया था पार्टोग्राफ इनेबल द मिडवाइफ टू। यहाँ पर पूछा गया था कि जो पार्टोग्राफ है वो मिडवाइफ को किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ऑप्शन नंबर थ्री इज स्क्रीन सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज असेस द एडिक्वेसी ऑफ फीमेल पेल्विस फॉर बर्थ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जो पार्टोग्राफ होता है वो मिडवाइफ को जो लेबर की प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर जो है हमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरपर्सन बताना है। इंडिया में जो चेयरपर्सन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वो कौन रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर थ्री सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर फोर इज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उनके चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पर्ट्यूसिस है वो कौन से पैथोजन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मोनोन्यूक्लियोसिस। ऑप्शन नंबर थ्री इज ई कॉलाई एंड ऑप्शन नंबर फोर इज माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस नाम का जो पैथोजन होता है इसकी वजह से पर्ट्यूसिस डिसीज कॉज होती है। पर्ट्यूसिस डिसीज को ही वुपिंग कफ भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेप्सिन है इसका पीएच लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 2, ऑप्शन नंबर 3 इज 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 4। पीएच बताना है यहाँ पर पेप्सिन का। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। पेप्सिन का जो पीएच लेवल होता है वो 2 रहता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उन सेल्स के द्वारा ये रिलीज होता है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एलेनाइन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अर्जिनाइन। ऑप्शन नंबर थ्री इज एस्पैरेटिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ल्यूसिन। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, ल्यूसिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनाइन, फेनिल अलाइन एंड थीरोनाइन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है हाउ शुड अ नर्स पोजीशन अ पेशेंट फॉर इंस्पेक्टिंग द जुगुलर वेन फॉर डिस्टेंशन। यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हैं पूछा गया है एक नर्स को एक मरीज को डिस्टेंशन के लिए गले की नसों का निरीक्षण करने के लिए किस स्थिति में रखना चाहिए। यहाँ पर पूछा है कि यदि जुगुलर वेन का इंस्पेक्शन करना है तो जो नर्स है वो पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सुपाइन पोजीशन एंड हेड सपोर्टेड विथ अ पिलो। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है और हेड सपोर्ट के लिए पिलो देना है।
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फॉलोअर्स पोजीशन विथआउट अ पिलो, पेशेंट को फॉलोअर्स पोजीशन देंगे और पिलो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर थ्री इज सेमी फॉलोअर्स पोजीशन एंड हेड सपोर्टेड विथ अ पिलो, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे और जो हेड को सपोर्ट के लिए पिलो प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज लैटरल पोजीशन, या फिर पेशेंट को लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन एंड हेड सपोर्टेड विथ अ पिलो। पेशेंट को हम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे और पेशेंट के हेड को सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को हम पिलो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हैं, इस तरीके से जो है 45 डिग्री एंगल पर हमें पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में जो जुगुलर वेन है उसे इंस्पेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कोई एक है जो कि पर्पस नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन का। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा अबाउट द पेशेंट्स फंक्शनल एबिलिटीज। फिजिकल एग्जामिनेशन की हेल्प से हम बेसलाइन डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, पेशेंट की फंक्शनल एबिलिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू इस्टेब्लिश रेपोर्ट विद द पेशेंट, हम पेशेंट के साथ जो है रेपो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इज़ टू सप्लीमेंट डेटा ऑब्टेन्ड इन द नर्सिंग हिस्ट्री, या फिर हम नर्सिंग हिस्ट्री लेने के लिए जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज़ टू कलेक्ट क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, या फिर हम पेशेंट की हेल्थ के लिए एक जजमेंट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, टू स्टैब्लिश रैपोर्ट विद द पेशेंट। हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें हम पेशेंट के साथ रेपो डेवलप नहीं करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है पेशेंट के साथ रेपोर्ट डेवलप करने के लिए हेल्प नहीं करता है। बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन की हेल्प से हम बेसलाइन डेटा ले सकते हैं पेशेंट का, पेशेंट की हिस्ट्री लेने में हमें हेल्प करता है और क्लिनिकल जजमेंट करने में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एबनॉर्मल लंग साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन इन द लेट स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया इज कॉल्ड। पर पूछा गया है कि यदि निमोनिया की लेट स्टेज हो तो पेशेंट का जब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप की हेल्प से तो हमें किस टाइप का एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वीजिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्ट्राइडर, ऑप्शन नंबर थ्री इज crackles and option number 4 is friction or rub। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, क्रैकल्स। कल साउंड हमें सुनाई देगा यदि पेशेंट जो है लेट स्टेज है, यदि पेशेंट की जो निमोनिया की स्टेज है वो लेट स्टेज में है पेशेंट, तो जब हम पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करेंगे तब हमें वहाँ पर क्रैकल साउंड सुनाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अ पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शन द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शन में है, जो भी उसका गैस्ट्रिक कंटेंट सक्शन के थ्रू रिमूव किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें पेशेंट में कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मॉनिटर करने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज हाइपरकैलेमिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यदि पेशेंट गैस्ट्रिक सक्शन वाली कंडीशन में हो तो पेशेंट को फ्यूचर में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक सक्शन जनरेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बाय द लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन विच आर रिच इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Whenever a hydrogen ion is excreted, a bicarbonate ion is gained in the extracellular space।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि यदि हम पेशेंट का गैस्ट्रिक सेक्शन करते हैं तो पेशेंट में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हम रिमूव कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिच रह सकता है, और जो HCl है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी पेशेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो इंक्रीज होने लगेंगे कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो इसलिए जो पेशेंट है उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हिकमैन कैथेटर यूज्ड इन कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन इज अदरवाइज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हिकमैन कैथेटर होता है जो कि कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है उसे और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेंट्रल लाइन टनल्ड वीनस कैथेटर, ऑप्शन नंबर 3 is IV catheter, and option number 4 is porta cage. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेंट्रल लाइन टनल्ड वीनस कैथेटर। जो हिकमैन कैथेटर है उसे सेंट्रल लाइन या फिर टनल्ड वीनस कैथेटर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं जो तरीके का कैथेटर रहता है। फिर उस सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इन पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर पूछा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राथमिक रोकथाम का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर हमें बताना है कि प्राइमरी प्रिवेंशन पब्लिक हेल्थ में अगर हम दे रहे हैं तो उसका क्या मेन एम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ अ डिसीज और इलनेस, जो भी डिसीज और इलनेस अकर होने वाली है उसे प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डिलेइंग द प्रोग्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिसीज और इलनेस, या फिर जो भी डिसीज और इलनेस हो रही है उसकी प्रोग्रेस को डिले करना। ऑप्शन नंबर 3 इज स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और इलनेस, या फिर जो भी डिसीज कंडीशन है उसकी अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस करना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और इलनेस, या फिर किसी भी डिसीज और इलनेस को जो है अर्ली क्योर करना। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी प्रिवेंशन का मेन एम बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिवेंटिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ अ डिसीज और इलनेस। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो भी डिसीज कंडीशन और इलनेस होती है उसे पहले से ही प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मिनिमम नीड प्रोग्राम। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कवर नहीं किया जाता है मिनिमम नीड प्रोग्राम्स में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रूरल हेल्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को जो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड नहीं की जाती है। मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 से लेके 1978 में जो 5th 5-year प्रोग्राम था उसके फर्स्ट ईयर में मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर इसका जो मेन एम था टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। मिनिमम नीड प्रोग्राम में जो है लोगों के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, particularly द अंडर प्रिविलेज्ड एंड अंडर रिजर्व्ड पॉपुलेशन, जिसमें कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इनका जो मेन एम है वो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कम्युनिटी का। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम में प्रोवाइड नहीं की जाती है। बाकी रूरल हेल्थ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारे ही जो फैसिलिटीज़ हैं ये मिनिमम नीड प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अंडरटेकन इन द मॉपिंग अप स्ट्रैटेजी अंडर द पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर पूछा गया है कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में मोपिंग अप स्ट्रैटेजी कौन सी रखी गई थी। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कंडक्टिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे एवरी ईयर,
हर साल में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कंडक्ट कराना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज मॉनिटरिंग ओपीवी कवरेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। जो ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन की मॉनिटरिंग करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और बिलो। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज कंडक्टिंग आउटब्रेक कंट्रोल फॉर कंफर्म्ड केसेस या फिर जो भी कंफर्म्ड केसेस हैं उनके आउटब्रेक को कंट्रोल करना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन करना। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट। जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम था उसकी मोपिंग अप स्ट्रैटेजी में जो है डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन रखा गया था कि हर एक घर घर जाकर हमें टीकाकरण करना है, वैक्सीनेशन करना है जो भी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज BCG, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कॉलेरा, ऑप्शन नंबर 3 इज रूबेला एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टिटनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 टिटनस। टिटनस वैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड चेन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोल्ड चेन होता है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कितना आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 इज -18 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज -15 डिग्री सेल्सियस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज IPV, ऑप्शन नंबर 3 इज BCG एंड ऑप्शन नंबर 4 इज MMR वैक्सीन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट OPV वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन में आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज। यहाँ पर पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज न्यूट्रिशनल सर्विलियंस, ऑप्शन नंबर 3 इज हेल्थ चेकअप एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इम्यूनाइजेशन। जो ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल है वो इम्यूनाइजेशन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि सबसे बिगेस्ट एक्टिविटी है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज केयर इन इलनेस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ओरल रिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ग्रोथ मॉनिटरिंग। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर जो बिगेस्ट एक्टिविटी है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग कहलाती है क्योंकि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उससे लेके 5 ईयर तक जो बेबी है उसकी पूरी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, इसलिए ये एक बिगेस्ट एक्टिविटी कहलाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। चाइल्ड है वो फर्स्ट ईयर का होता है तब तक हर मंथ जो बेबी है उसका वेट चेक किया जाता है। उसके बाद हर 2 महीने में वेट को चेक किया जाता है जब तक जो चाइल्ड है वो 1 से लेके 3 ईयर का हो जाए। उसके बाद हर 3 महीने में जो चाइल्ड है उसका वेट मेज़र किया जाता है।
जब वो 4 से लेके 5 ईयर तक का हो जाए। वहीं उसके वेट के साथ साथ जो उसकी हाइट है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, उसे भी जो है मेज़र किया जाता है। और इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ग्रोथ कर्व को जो है हम देखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है चाइल्ड की वो किस तरीके से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट ग्रॉस इंडेक्स फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी चाइल्ड का हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट ग्रॉस इंडेक्स रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ हाइट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ वेट, ऑप्शन नंबर 3 इज़ चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ हेड सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड वेट। पे चिल्ड्रन है उसका जो वेट रहता है वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है असेसमेंट ऑफ द गेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूबॉर्न कैन बी डन बाय यूजिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी न्यूबॉर्न की गेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा यहाँ पर स्कोर चेक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अबगार स्कोर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ न्यू बैलर्ड स्कोर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्लासगो कोमा स्कोर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ द सरनेट स्टेजिंग स्कोर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड न्यू बैलर्ड स्कोर। यदि न्यूबॉर्न का गेस्टेशनल एज हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए बैलर्ड स्कोर यूज़ किया जाता है। बैलर्ड स्कोर में जो है अलग अलग स्कोरिंग दी जाती है, 6 फिजिकल एंड 6 न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर्स हैं वो दिए जाते हैं, जिसकी जो रेंज रहती है वो 10 से लेके 50 तक की रेंज रहती है। यदि जो स्कोर है वो कम आता है तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो बेबी है वो प्री मैच्योर है, और अगर जो स्कोर है उससे ज़्यादा आता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं बेबी बॉर्न होगा वो लेट बॉर्न होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लाइस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेवरेबल फॉर अ नॉर्मल वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस। यहाँ पे गया है कि इनमें से कौन सी जो लाई है वो फेवरेबल रहती है बर्थ प्रोसेस के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रांसवर्स लाई, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑब्लिक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कंपाउंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।